Welcome back, student. Now we are going to read here Battle of Buxar. याद रखिएगा Battle of Buxar. And student, this Battle of Buxar was occurred in 22 October 1764. The date is 22 October 1764. Okay. And firstly we will introduce about this Buxar area. Where is the Buxar? Okay, I think you have heard already. So Buxar is a district of Bihar. Right now it is situated in Bihar, and at that time also. So what happened in Buxar, Battle of Buxar, and what is the importance of Battle of Buxar? So student, हम लोगों ने पहले ये पढ़ लिया बेटा बैटल ऑफ प्लासी को, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बैटल ऑफ बक्सर को नहीं समझ पाएंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ। और याद रखिए कि दो ऐसे बैटल हैं पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ब्रिटिश पीरियड में, जो कि अंग्रेज़ों को उनकी मजबूत नींव, शासन की मजबूत नींव डालने में सहायता देते हैं। पहला बैटल था जिसको अंग्रेज़ों ने वॉन किया था, बैटल ऑफ प्लासी था 1757 का। और सेकंड बैटल था बैटल ऑफ बक्सर, जिसने पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि अब भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे, इंग्लिश ही शासन करेंगे, कोई अन्य पावर शासन नहीं कर सकती है। क्या हुआ, आइए देखिए क्या चीज़ें थीं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें कि बैटल ऑफ बक्सर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्सेज अंडर द command of the British East India Company led by Hector Munro, here is the mention, and the combined armies of the Mir Qasim. Combined army, याद रखिएगा यहाँ पर combined army. Clear? अभी I will introduce to you about the combined army and the British side East India Company also. So the Nawab of the Bengal, Mir Jafar, it means कि that was the ex Nawab was the of the Bengal. And Nawab of Bengal, and there was three powers in that group, in that combined armies. I will introduce here. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ और क्या इसका जो है मेनली इम्पोर्टेंस क्या था, जो है व्हाट हैपेंड द बैटल ऑफ बक्सर। तो इसमें यही चीज़ें थीं। बैटल ऑफ बक्सर ने जो है इंडियन जो टेरिटरीज़ थी उनमें एक फियर ला दिया पूरी तरह से। अब अंग्रेज़ों के प्रति उनका डर हो गया और पूरी तरह से जो है भारतीय सत्ता अब अंग्रेज़ों के हाथों में जा रही थी। चलिए कहानी स्टोरी को देखते हैं बेटा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इस पार्ट को। थ्री पावर्स जो हैं, ये थ्री पावर्स एक्चुअली जो है कंबाइंड आर्मीज हैं, याद रखिएगा कंबाइंड आर्मी हैं। थ्री पावर्स जो हैं संयुक्त सेना जिसे कहते हैं, याद रखिएगा फिर से कंबाइंड आर्मी। क्लियर? एंड स्टूडेंट इन कंबाइंड पावर्स में जो थे वो थ्री नवाब्स थे। पहले मीर कासिम थे, एक्स नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम कौन थे, याद रखिएगा। आई हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्सन ऑलरेडी इन माय प्रीवियस ऑडियो इन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल प्लासी मैंने बता दिया था कि ये कौन थे। जब मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बनते हैं, किसको हटा करके, सिराजुद्दौला को हटा करके, तो मीर जाफ़र ने ये सोचा था कि वो भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे, लेकिन अंग्रेज़ एक पपेट नवाब चाहते थे। तो जो है फिर उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया। तो ये जो मीर कासिम थे, ये मीर कासिम जो थे ये उस समय मीर जाफ़र के ये कमांडर थे, चीफ कमांडर थे। तो इनके मन में भी ये डिज़ायर आई, मैंने मेंशन भी किया पहले स्टूडेंट। तो मीर कासिम भी अंग्रेज़ों से मिले, उन्होंने कहा मुझे आप नवाब बनाइए, मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। तो मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने कहा कोई बात नहीं है। अब उनको युद्ध भी नहीं लड़ना था, बस केवल एक बात कहनी थी कि भाई मीर जाफ़र जी आप कल से मत आइएगा कोर्ट में, आप जो है आपकी छुट्टी। तो उनकी छुट्टी कर दी गई और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफ़र बैठ गए। मीर कासिम ने सोचा था कि उनके साथ अच्छा होगा, वो फिर हैंडल कर लेंगे, लेकिन उनके साथ भी वही चीज़ें घटित हुई। अंग्रेज़ लगातार पपेट की तरह यूज़ करते रहे। मीर कासिम से झगड़ा हो गया, रिलेशन ख़राब हो गए।
तो मीर कासिम ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को बना दिया बंगाल का नवाब। मीर जाफ़र ने कहा ठीक है, चूँकि वो समझ चुका था कि कुछ होने वाला नहीं। तो मीर कासिम जो था वो यहाँ से फिर झगड़ा हुआ तो अंग्रेज़ों ने कहा इसको मारा जाए, तो ये भाग गया। और मीर जो कासिम था ये भाग कर आता है शुजाउद्दौला के पास। याद रखिएगा बेटा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जबकि शुजाउद्दौला फैज़ाबाद या अवध का नवाब था। और मीर कासिम यहीं भाग कर आता है। किसके पास आता है? याद रखिएगा, इसी के पास आता है, शुजाउद्दौला के पास। मीर कासिम अपनी बातें बताता है और शुजाउद्दौला को थोड़ा फियर डालता है कि अंग्रेज़ कभी भी आपके राज्य पर भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि उस समय तक अवध में कोई इंटरफेरेंस नहीं था ब्रिटिशर्स का। याद रखिएगा, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आता है मीर शुजाउद्दौला के पास। शाह आलम जो व्यक्ति थे ये मुग़ल एम्परर थे, लेकिन सो कॉल्ड मुग़ल एम्परर थे, मतलब ही हैड नो एक्चुअल पावर एट दैट टाइम। उनके पास कोई पावर नहीं थी, बस दिल्ली में बैठे थे, रेड फोर्ट तक सीमित थे जो हैं। तो ये तीनों लोग थे, मैंने आपको इनको इंट्रोड्यूस करा दिया बेटा, ज़रूर समझिएगा। तो जब ये आते हैं सिराजुद्दौला को भी समझाते हैं, और ये दोनों लोग ये परेशान आत्मा थे ही, तो दोनों लोग मिल करके, यानी नंबर 1 नंबर 3 दोनों लोग मिल करके कहते हैं चलिए हम लोग शाह आलम के पास चलें। क्योंकि शाह आलम को भी था, मन में तो था ही, जो है पावर तो थी नहीं कि हाँ मुझे भी शायद वो पुरानी जो मुगलिया जो चीज़ें थीं, पुरानी जो ताकत थी अकबर बाबर जैसी, वो मिल जाए। लेकिन वो लाचार थे, क्योंकि इनके पास ना पैसा था, ना आर्मी थी, ना ताकत थी। तो ये दोनों लोग इनको, और इन दोनों लोगों को सहयोग की ज़रूरत थी। ये तो आदमी फ्री में मारा जा रहा था। तो ये दोनों लोग पहुँचे दिल्ली, शाह आलम के पास पहुँचे। शाह आलम से ये लोग मिले, ज्वाइन किया, कहा कि ऐसी ऐसी योजना है, अंग्रेज़ों को हमें हराना है, ये पावर जो हमारे विदेशी पावर हैं इनको हमें हटाना है, और हम फिर से जो है आपको राजा बनाना चाहते हैं और खुद मजबूत होना चाहते हैं। तो तीनों लोग इस तरह से मिल कर के अपनी अपनी निजी समस्याओं को लेकर के एक क्या बनाते हैं बेटा? कंबाइंड आर्मी बनाते हैं। याद रखिएगा, कंबाइंड आर्मी है, ठीक है। एक तीनों लोग मिल करके एक अपनी कंबाइंड सेना बनाते हैं, 3 पावर्स, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अब इधर देखते हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चल पड़ते हैं। और इधर का परिचय हम लोग लेते हैं, इधर क्या हो रहा था। इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब चूँकि रॉबर्ट क्लाइव कितने दिन रहेगा, चला गया वो, उसके ऊपर मुकदमा वगैरह भी चला, वापस चला गया, उसकी रिटायर हो गए प्रकार से। उसके बाद ये काम दे दिया गया, एक नया आदमी हेक्टर मुनरो था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दिया, जाओ भाई अब तुम देखो इस मैटर को सॉर्ट आउट करो जो है, अपनी आर्मी लेकर के। अंग्रेज़ देखिए बहुत भारी सेना लेके नहीं जाते थे, छोटी सेनाएं होती थी उनकी, लेकिन ट्रेंड होती थी, उनके पास वेपन वगैरह अच्छे होते थे, और ये कॉन्स्पिरेटर अच्छे थे, मतलब षड्यंत्रकारी वगैरह भी अच्छे थे। तो ये अब देखिए यहाँ पर दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने जुट जाती हैं युद्ध के लिए। ये पक्ष ये था, ये पक्ष ये था। अब अटैक होता है, ये देखिए यहाँ वो जो सिराजुद्दौला था उसकी वाली स्थिति नहीं है। तीनों लोग लड़े जो है, अच्छे से लड़े जितना भी इनके पास ताकत थी, लेकिन इनके पास अच्छी सेना थी इनकी बजाय, और आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, डर नहीं था, और उन्हें था कि हमें एक्वायर करना है, एक मोटो था, एक लक्ष्य था। जबकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं था, जो है इनमें डर था, फियर था। तो स्टूडेंट, हम यहाँ एक चीज़ टीच भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, डेयर का होना बहुत ज़रूरी है, साहस का, और ख़ुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पर विश्वास होना चाहिए, और जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये दोनों जो है चीज़ें इनके पास थी, मोटो था, तभी ये लड़ पाए, इस युद्ध को जीत पाए, भले ये हमारे इनमी थे। तो दैट्स वाई द रीज़न बिहाइंड इट। सो ये जो युद्ध है हमें सिखाता भी है। और रिज़ल्ट वॉज क्या था? ओनली ब्रिटिश विक्ट्री। क्लियर? ब्रिटिश विक्ट्री, ब्रिटिश विक्ट्री हुई, और इस तरह से जो है अंग्रेज़ भारत में जीत गए। और उन्होंने ये, इस युद्ध ने तो ये फाइनल युद्ध एक प्रकार से कह सकते हैं, डिसाइसिव बैटल था, जिसके बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से एक राजा बन गए, एम्पायर सेटअप कर लिया, और अगले 200 सालों से ज़्यादा जो है शासन शुरू किया। अब जब ये तीनों लोग हार गए, तो अन्य जो छोटे छोटे किंगडम थे, राज्य थे, वो तो डरने लगे कि जब ये 3 हार गए, होता है ना एक जो र्यूमर,
कि ये तीनों बड़े बड़े जब लोग हार गए तो हम लोग क्या हैं। इस तरह से फिर अंग्रेज़ जैसा भी चाहे वैसा वो करते गए और फिर अंग्रेज़ पूरी तरह से सेटल्ड हो गए। तो बक्सर का जो युद्ध था एंड जो प्लासी का बैटल था, दैट battles are known as the foundations battle of the to establishing the vast British Empire in India। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, समझ में आई होगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।